नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और ये शो आप दर्शकों का शो है, यानी इस शो में होती है बात आपकी, आपके फायदे की। मार्केट पर ये हमारी खास पेशकश है और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं पहले तो आज के बाजार का पूरा ब्यौरा और साथ ही आपकी कल के बाजार की खास तैयारी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ दर्शकों के सवाल होते हैं और जिन पर ये एक्सपर्ट्स भरोसेमंद सलाह देते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें आज के शो में होंगी और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप को मार्केट में अपनी जो है स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन पहले जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है इसे नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। याद रखिए, व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए अपना सवाल और अपने शहर का नाम लिखिए और हम तक पहुंचाइए। ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, #KKT स्पेस अपना सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। इस शो में बड़ा हिस्सा ही हम रखते हैं कि जो आपके सवालों से जुड़ा होता है। और आज आपकी खास तैयारी करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं HEM सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी और इसके साथ ही हमारे साथ हैं निखिलेश पावस्कर तनिषा एकेडमी से। और चलिए सबसे पहले आज के बाजार का जो पूरा ब्यौरा है वो आपके सामने रखते हैं। तो आज का जो बाजार था उसमें कह सकते हैं कि 6 दिन की तेजी के बाद ब्रेक लगा और गिरावट नजर आई और इसके साथ ही बाजार में जो तमाम सेक्टर्स थे उसमें इसका असर दिखा। निफ्टी की बात करें तो 18,089 का लेवल इसने छुआ। गिरावट पर निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो यहां पर भी जो है वो प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। 18,100 के नीचे जहां निफ्टी बंद हुआ। इसके अलावा बात करें हम बाकी स्टॉक्स की तो वहां पर भी दबाव साफ तौर पर हमें दिखाई दिया। निफ्टी बैंक देखिए यहां पर भी जो है वो 43,312 के लेवल पर निफ्टी बैंक भी बंद हुआ। यहां पर भी जो है वो 39 पॉइंट की जो गिरावट प्रेशर नजर आया। इसके अलावा जो है निफ्टी बैंक में जो है वो 12 में से 6 शेयर ऐसे थे जो इस प्रेशर को वहां पर उन्होंने झेला। अब जो स्टॉक थे उसमें जो तेजी, इस दबाव में भी जिन्होंने तेजी दिखाई वो थे HUL, HDFC बैंक, ITC, एशियन पेंट्स और कोटक बैंक। जी हाँ, ये वो स्टॉक्स थे जो कि तेजी नजर आई। इसके अलावा कमजोरी वाले शेयर रहे रिलायंस, TCS, L&T, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक में भी यहां पर कमजोरी नजर आई। तो ये वो स्टॉक्स थे। अब निफ्टी बैंक को अगर देखें तो यहाँ पर फेडरल बैंक जो है वो लगभग 1% तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार करता नजर आया। IDFC फर्स्ट बैंक लगातार तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, लगभग ½ % से ज्यादा की तेजी यहाँ नजर आई। कोटक बैंक जो है वो भी ½% तेजी यहाँ नजर आई और HDFC बैंक भी माफ कीजिएगा, लगभग यहाँ पर 0.35% की तेजी नजर आई। तो ये वो स्टॉक्स थे निफ्टी बैंक में जो कि तेजी यहां नजर आए। निफ्टी बैंक के जो दबाव वाले शेयर थे, जो प्रेशर वाले शेयर थे, वो जान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और SBI और PNB। जी हाँ, साफ तौर पर इन पर दबाव नजर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए और तमाम SBI, PNB सभी नजर आए। तेजी वाले सेक्टर्स देखें तो निफ्टी रियल्टी यहां पर तेजी नजर आई। इसके अलावा निफ्टी FMCG और निफ्टी मीडिया जो है यहां पर इन सेक्टर्स में तेजी हमें साफ तौर पर नजर आई। अब कमजोरी कहां दिखी, बाजार कहां पर प्रेशर रहा, तो निफ्टी बैंक जैसा हमने आपको पहले ही बताया, निफ्टी IT एक बार फिर दबाव में, निफ्टी ऑटो और फार्मा पर भी प्रेशर आज साफ तौर पर नजर आया। लेकिन इस गिरते हुए बाजार में भी कुछ हीरो रहे आज के बाजार के, उन पर निगाह डाल लेते। तो आज के जो हीरो रहे बाजार के उन्हें देखें तो एक बार फिर RVNL, जी हाँ, रेल विकास निगम जो है वो एक बार फिर यहाँ पर लगभग 10% की तेजी यहाँ पर नजर आई।
भंसाली इंजीनियरिंग में भी लगभग 11%, 10.5% से ऊपर की तेजी नजर आई। इसके अलावा सीएट देखें तो यहाँ 7.5% से ऊपर कारोबार हुआ और जेके टायर जो है ये भी 7.25% की तेजी यहाँ पर इसमें नजर आई। अब वो स्टॉक्स जो अपने 52 वीक्स हाई पर कारोबार करते दिखे तो एबीबी जो कि यहाँ पर तेजी नजर आई। अपर इंडस्ट्रीज जो है वहां पर भी तेजी रही। अपोलो टायर्स और इंडिया मार्ट में भी तेजी का रुख कायम रहा। इसके अलावा जो है शुगर शेयरों में आज खरीदारी काफी दिखी। हम देखें कि धामपुर शुगर जो है वो लगभग 4% तेजी यहां पर नजर आई। इसके अलावा देखें द्वारिकेश शुगर जो है ये भी लगभग 4% की यहां पर शुगर शेयरों में एक तेजी का रुख कायम रहा। बलरामपुर चीनी में भी आज तेजी का मोमेंटम बना रहा। तो बाजार का जो पूरा ब्यौरा है सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज वो हमने आपके सामने रखा। कहां कहां प्रेशर नजर आया, कहां कहां एक बेहतर माहौल नजर आया, इन सबको आपके सामने रखा। अब चलिए अपने मेहमानों का, अपने एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। आस्था जी और नितिलेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में एक बार फिर से। सबसे पहले आस्था जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 6 दिनों की तेजी जो थी लगातार उसमें आज ब्रेक नजर आया। फिर भी कुछ सेक्टर्स थे जो शाइन करते नजर आए। फिर भी आपकी एक्सपर्ट राय क्या होगी, यहां से बाजार को किस तरह से ऑब्जर्व कर रही है? गुड इवनिंग प्रशांत। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आने वाला है फेड का डिसीजन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑल्दो 25 इंटरेस्ट रेट जो 25 बेसिस पॉइंट का हाइक है वो ऑलरेडी फैक्टर इन है, बट अब जो सबसे ज्यादा अहमियत रखेगी वो फेड की कमेंट्री रखेगी, क्योंकि जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस यूएसए में गहरा रहा है, तो अब फेड यहाँ से आगे क्या चाल लेगा वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का तो हाइक हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके, पर फेड की कमेंट्री अब ये आएगी कि वो पॉज करेंगे या फिर एक और 25 बिप्स का हाइक करेंगे, वो यहाँ पे की होगा वॉच करने के लिए। तो मुझे लगता है उसके पहले थोड़ा-सा मार्केट नर्वस है। अब अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूँ और जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, 18,200 बहुत इंपॉर्टेंट कॉल राइडर्स का यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं डाउन साइड पे 18,000 पुट राइडर्स का बहुत बड़ा जोन है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट वहां पे है। मुझे लगता है कि कल के मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा-सा यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिले, लेकिन 18,000 का लेवल जब तक इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि एक रेंज में हमें कारोबार होता हुआ नजर आएगा 18,000 से 18,200 के बीच में। लेकिन 18,000 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो थोड़ी-सी गिरावट हमें और गहराती हुई नजर आएगी। तो कल की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए और जो ये 2 की लेवल से 18,000 ऑन द डाउन साइड, 18,200 ऑन द अप साइड, उनको क्लोज़ली वॉच करते हुए ही अपने को यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक्सपर्ट राय आस्था जी की ओर से आती हुई फेड पर नज़र सबकी बनी हुई है। नितिलेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताएं किस तरह का आपका रुख नज़र आ रहा है, बाजार को कहाँ भांप रहे हैं, किस ओर जाएगा बाजार? देखो, सेम आस्था मैम के व्यूज के साथ ही मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो फेड का मीट है, कैसे रिएक्शन आता है वो देखना पड़ेगा। रेट हाइक तो ऑलरेडी सब लोगों ने डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ चीजें कमेंट्री खराब आती है तो वहां पे हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। मैंने क्लाइंट्स को भर भर के सेलिंग पोजीशंस दिलाया है, ऊपर में हेजिंग करके साथ हम लोगों ने सेलिंग पोजीशंस काफी अच्छी तरीके से मैनेज किए हैं। और दूसरी चीज, अगर समझो कल कुछ पॉजिटिव आता है और कल गैपो ओपनिंग देखने को मिलती है, तब भी हमें एक मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। और मुझे लग रहा है कि कल का दिन जो होगा वो कल बेस्ट एक आपको पैनिक भी देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट बुकिंग भी, दोनों चीजें देखने को मिल सकती है। भले पॉजिटिव न्यूज आए या फिर नेगेटिव न्यूज आए, क्योंकि अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो ऊपर के लेवल में लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे। अगर नेगेटिव न्यूज आता है तो सेल ऑफ बढ़ता हुआ मुझे देखने को मिल सकता है। इनिशियल लेवल के ऊपर हम लोग टारगेट जो प्लान कर रहे हैं 17,800 से लेके 17,850, इस जोन तक हमारा टारगेट है। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर हम लोग 17,500 की बात करेंगे। लेकिन अगर बड़ी लंबी अवधि के निवेशक हो तो 17,800 आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे अगर जाता है तो ही अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, हल्के कर लेना। अदरवाइज 17,800 एक परफेक्ट लेवल है जहां पे आप अपनी स्टॉप लॉसेस प्लेस कर सकते हो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो।
ठीक है, तो इन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो शो है यानी कल की तैयारी, ये दर्शकों का शो है। तो दर्शकों के सवालों का सिलसिला जरा हम शुरू करते हैं। सुधीर झा हैं ठाणे महाराष्ट्र से, और इनका सवाल है एनसीसी के 50 शेयर लिए हैं और 110 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, होल्ड करें या फिर सेल करें? आस्था जी बताएं। देखिए एनसीसी काफी स्ट्रांग लगता है। आपके चैनल पे मैंने ये कॉल दिया हुआ है काफी बार और टारगेट्स भी सब अचीव हुए हैं। सॉलिड काउंटर है ये, मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रांग लगता है। तो अगर इनको पैसा निकालने की जल्दी नहीं है, तो मैं तो यहीं पे कहूंगी कि पार्शियली ही प्रॉफिट बुक करें और पार्शियली होल्ड करें, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये कंपनी है, मुझे लगता है ये कंपनी आगे भी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएगी और सतत जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने चाहिए। सो ऑल इन ऑल पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी, लेकिन पार्शियली बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड 135 के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको पार्शली, अगर आपको पैसे की ऐसी ज़रूरत नहीं है तो पार्शली बुक कीजिए, और बाकी के लिए आगे के जो टारगेट आस्था जी ने बताया 135 तक के टारगेट आने वाले वक्त में अचीव हो सकते हैं, तो वहाँ निगाह रखिए। चलिए अगले हमारे दर्शक हैं, नाम प्रशांत है और टेगा इंडस्ट्रीज़ के 6600 शेयर इनके पास हैं, 6600, 464 रुपए से थोड़ा ऊपर इन्होंने ये इन लेवल्स पर इसे लिया है। होल्ड करें या फिर सेल करें? क्या होगी टेगा इंडस्ट्रीज पर सलाह, नितलेश? जी सर। देखो कंटिन्यूअसली स्टॉक एक मोमेंटम में चल रहा है और आपने जो 400 के आसपास लिया है तो काउंटर मेरे हिसाब से 660 के आसपास अभी चल रहा है। नीचे में एक बेस बना रहा है 640 से लेके 630 का। इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को 630 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे अगर जाता है तो अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। फिर हमें 550 से लेके 540 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 630 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की राय होगी। बिल्कुल, तो यहाँ आपको थोड़ा खास तरीके से स्ट्रेटजी बनानी होगी, जैसा नितलेश ने बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राज शाह हैं और इनका सवाल है गैब्रियल इंडिया के 1600 शेयर इनके पास हैं और 182 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। होल्ड करें या फिर सेल करें? आस्था जी क्या होगी इनको एडवाइस? देखिए गैब्रियल इंडिया की बात करें तो बेसिकली ये 1961 के आसपास एस्टेब्लिश हुई हुई कंपनी है और शॉक एब्जॉर्बर्स ये बनाती है। सो ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल एंसिलरी इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है। अब इनकी क्योंकि खरीद काफी के ऊपर के लेवल की है, तो मैं तो अभी इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि लॉस में निकलने का कोई लॉजिक लगता नहीं है। 182 के आसपास की खरीद है, वहां तक के लेवल्स मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड आने चाहिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंसिलरी एक तरह से जो इंडस्ट्री है वहां पे नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमने महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव में भी देखा था, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। सो मुझे लगता है कि रिजल्ट सीजन इसके लिए भी अच्छा जाएगा और इसीलिए मैं अभी बने रहने की सलाह देती हूँ, क्योंकि 182 की खरीद है तो वहां तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करिए स्टॉक को। ठीक है, तो पुरानी कंपनी है और आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य दिखाना होगा। आपकी जो खरीद है वहां तक पहुंचने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतिमा बघेल हैं छत्तीसगढ़ से और इनका सवाल है आईओसी के 46 शेयर इनके पास हैं, 76 रुपए के लेवल पर लगभग इन्होंने लिया हुआ है। होल्ड करें या फिर सेल करें? नितलेश क्या होगी इनको सलाह? देखो डेफिनेटली इस काउंटर को होल्ड करना चाहिए। मैं कंटिन्यूअसली इस स्टॉक को रिकमेंड करता आया हूँ। आपके चैनल के ऊपर भी मैंने कहा था 77 का एक ब्रेकआउट है, इसके ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम के साथ चल सकता है और अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपका फ्यूचर्स में बाइंग है तो मैं एक चीज का यहाँ पे कहना चाहूंगा, 80 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये काउंटर 84 को क्रॉस कर देता है तो 88 से लेके 90 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर कैश में आपकी पोजीशन है तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। जब तक काउंटर 75 रुपीज के नीचे नहीं जाता है तब आप अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हो, आराम से होल्ड कर सकते हो। आने वाले समय में 100 प्लस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर्स का पोजीशन होगा तो 80 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है वो संभावनाएं बेहतर हैं और खास एडवाइस आपको मिलती हुई। जय हैं अहमदाबाद से और इनका सवाल है डीएलएफ के 225 शेयर इनके पास हैं, 381 के भाव पे इन्होंने लिया है। होल्ड करें या फिर सेल करें? आस्था जी क्या कहेंगे?
डीएलएफ रियल एस्टेट सेक्टर का जो ये काउंटर है मुझे तो पसंद आता है और बिल्कुल मैं इनको होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सेक्टर है ये काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है और ऑफ लेट जो हमको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो भी अच्छे हैं। अब अगर मैं डीएलएफ की पर्टिकुलर वर्क की बात करूं तो बेसिकली दिल्ली नोएडा में जो इनका एक तरह से पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे इन्होंने अभी नए लॉन्चेस भी किए हैं। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये सब जो नए लॉन्चेस वगैरह हैं ये कंपनी को आगे बढ़िया फायदा करते हुए नजर आएंगे और फाइनेंशियल्स और भी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आएंगे। तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी डीएलएफ को। टारगेट इसमें इनिशियली 480 का रहेगा। तो यहां पर होल्ड करने की सलाह और 480 तक के लेवल्स यहां पर अचीव हो सकते हैं आगे, तो बने रहिए। हर्ष है इंदौर से और इनका सवाल है टाटा स्टील के 2400 शेयर इनके पास हैं, 132 रुपए के लेवल्स पर इन्होंने लिए हैं, आगे क्या करें ये पूछ रहे हैं। बताएं नीलेश, क्या होगी इनको सलाह? देखो, टाटा स्टील में अगर हम लोग बात करेंगे तो 110 से लेके 107 एक इंपॉर्टेंट रेंज है। कल के सेशन में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन 110 रुपए के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर रहा है। तो 105 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना, 110 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है और उसके बाद 117 को क्रॉस कर देता है तो फिर आप अपनी क्वांटिटी को क्या कर लेना, इंक्रीज कर लेना 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फिर आपको ये 130 से लेके 140 ये लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन 110 के ऊपर सस्टेन होके 117 को ब्रेकआउट देना चाहिए। अभी के लिए 105 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन रखें। बिल्कुल, तो यहां पर जो है वो आपको खास रणनीति बनानी होगी। और चलिए यहाँ पर सवालों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और बात कर लेते हैं कुछ खबरों की। टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटो के नतीजों का जिक्र कर लेते हैं। अनुमान बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि, पहले टीवीएस मोटर्स के नतीजों का अनुमान बताएं। टीवीएस मोटर्स से इसलिए हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक ट्रेंड और एक नंबर जो टीवीएस मोटर्स नहीं छोड़ता है वो है उसका मार्जिन फिगर। आप कोविड देख लीजिए या फिर उसके बाद की रिकवरी, हमेशा कंपनी ने अपने 10% के मार्जिन्स कहीं ना कहीं मेंटेन किए हैं और इस बार भी 10% से ज़्यादा ही मार्जिन्स आने की उम्मीद है। पर अगर हम तिमाही दर तिमाही या फिर साल दर साल देखें तो लगभग सपाट ग्रोथ इनके मार्जिन्स पे देखने को मिलेगी। 10.1% हमारी उम्मीद है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बेंचमार्क बन गया है टीवीएस मोटर्स के लिए जो कि देखना है। इसके अलावा कंपनी की इस बार वॉल्यूम्स की बात करें जिसका असर इनके बाकी के नंबर्स पे भी पड़ेगा, तो यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इनकी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम जो है इस बार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही थी। जी हाँ, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी लिए थे जिसका असर इनकी आय पे अगर हम देखें तो लगभग सपाट ही देखने को मिलेगा। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो यहाँ पे 6527 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। EBITDA में भी लगभग सपाट ग्रोथ 660 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए और आखिरी में प्रॉफिट के फिगर पे 350 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। तो टीवीएस मोटर्स कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो फैक्टर इन होती हुई नज़र आई हैं। पर आगे अगर हम देखें तो ईवी ग्रोथ को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी सामने निकल कर आ रही है और एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या आउटलुक है, इस पे खासी नज़र रहेगी। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला है इनकी वॉल्यूम्स में। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो मामूली सी 2% की ग्रोथ है। ऐसे ही कुछ उम्मीदें कंपनी की आय से भी लगाई जा रही हैं। 2.5% बढ़त की उम्मीद है तिमाही दर तिमाही। 8230 करोड़ पे कंपनी के मार्जिन्स में सुधार आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइक्स भी लिए थे, वॉल्यूम्स भी थोड़ा सा सपोर्ट करती नजर आई। जो प्रीमियम बाइक्स थी उनकी सेल्स थोड़ी बेहतर थी, तो 12.2% उम्मीद लगाई जा रही है मार्जिन फ्रंट पे और आखिरी में मुनाफे के फिगर में 762 करोड़ हमारी उम्मीद है जो कि तिमाही दर तिमाही करीब 7.5% की बढ़त होगी। तो दोनों ही कंपनीज के नतीजों से बहुत ज़्यादा शानदार उम्मीदें तो नहीं है, पर जी हाँ आगे की ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत अच्छी रिकवरी फेज नहीं दिखाई है, आउटलुक को लेकर क्या कमेंट्री आती है इस पे खासी नजर रहेगी। चले बढ़ते हैं आगे और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे और ख़ास तौर पे देखेंगे कि आखिर किस तरह की जो हैं वो खबरों से जिन प्रभावित होने वाले स्टॉक्स और ख़ास तौर पे बाजार हैं वो किस तरह का है। वामाक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त बनी हुई हैं। वामाक्षी, बताएं कल के ट्रिगर्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो हम देखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रैक करने के लिए। तो ईसीबी की तरफ से रेट डिसीजन कल आएगा। इसके अलावा यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी कल रिपोर्ट होंगे। ग्लोबल दिग्गज कंपनी में से एप्पल अपने नंबर्स कल रिपोर्ट
सपोर्ट करने वाले हैं। और डोमेस्टिक फ्रंट पर निफ्टी कंपनीज में से हमारी नज़र होगी HDFC और हीरो मोटोकॉर्प पर। ये दोनों ही कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक फोकस में रहेंगे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे दिग्गज नाम हैं जैसे कि ब्लू स्टार, हम देख रहे हैं TVS मोटर्स, टाटा पावर, बॉम्बे डाइंग, सीएट, IDFC लिमिटेड और यूनाइटेड ब्रूवरीज, ऐसे सब दिग्गज नाम भी अपने चौथे तिमाही के नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो वीकली एक्सपायरी का दिन है कल, और इस ब्लू स्टार भी हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि कंपनी के नतीजे तो आने ही वाले हैं, मगर बोर्ड की बैठक होने जा रही है बोनस इशू को लेकर। एप्टस वैल्यू भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है फंड रेजिंग के प्लान्स। और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको ज़रूर ट्रैक करने होंगे, उसमें से हमारी नज़र होगी एक मीटिंग पर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं कल, और ये डिस्कस कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के कार्बन टैक्स को। इसके अलावा NCLT भी गो फर्स्ट की जो बैंकरप्सी है उसको, उस पर वो उनकी हियरिंग होगी, उनकी गो फर्स्ट बैंकरप्सी प्लीज सुनी जाएगी May 4 को। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वामाक्षी आपका कल के ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया है, कमाई के VIP शेयर्स कौन से हैं उन्हें जानते हैं। तो आस्था जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बताएं आज आपके पिटारे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए, जो स्टॉक मैंने पसंद किया है उसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मैं बताना चाहूंगी कि 9 फरवरी को मैंने मुनाफे का फंडा जो आपका मॉर्निंग में एक शो रहता है वहां पे भी इसको रेकमेंड किया था 370 के आसपास। तो उसमें मेरा पहला टारगेट 440 का था जो आज ही हिट हुआ है। तो तकरीबन 19% का रिटर्न तब से लेके अब तक ये काउंटर दे चुका है, लेकिन मैं अभी भी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि अब हमें इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 470 के रहेंगे। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ नए इन्वेस्टर्स इसमें वापस से बाइंग कर सकते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 470 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो यहां पर नजर रखनी है, 470 के लेवल्स जो हैं वो अचीव हो सकते हैं आने वाले वक्त में। और चलिए नितेश, आप बताइए आपकी चॉइसेस आखिर आज क्या है। देखो, मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के ऊपर, तो मैं सेल कॉल देना पसंद करूंगा। अप्रैल मंथ मेरे लिए काफी अच्छा नहीं रहा है, तो 2-3 स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो उसका भरपाई शायद मेरे हिसाब से ये 2 ट्रेड हो सकते हैं। कैनरा बैंक में हमें बिकवाली करना है 320 के नीचे, 325 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 310 से लेके 305 ये टारगेट होगा। एज ए डिस्क्लोजर ये ट्रेड मैंने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है। और दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा ICICI बैंक, 920 रुपए के आसपास बिकवाली प्लान करना है। कंडीशनल सेल होगा, 920 को ब्रेक डाउन करेगा तभी इसमें बिकवाली करना है। 930 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, 900 रुपए का पहला टारगेट होगा और 880 का दूसरा टारगेट होगा। कल अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होता है और उसके बाद ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बिकवाली करना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, 42,000 का लेवल भी, और इस हिसाब से बैंकिंग में पहला प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सेल कॉल है वो आती हुई नितेश से। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि आज आस्था जी ने जो आपको VIP शेयर दिए हैं वो उसमें सबसे अहम रहा ACE। जी हाँ, ACE, जिसमें आपको जिन लेवल पर निगाह रखनी है वो 470 का है। आस्था जी ने पहले भी इसके बारे में कॉल दी थी और 440 तक का जो लेवल है वो अचीव हो चुका है, लेकिन अब 470 के लेवल पर आपको निगाह रखनी है। अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का आस्था जी और नितेश बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।